देरी करते हुए बिना समय गवाए मैं आपको आज का पहला प्रश्न लेता हूं और देखता हूं आज के पहले प्रश्न में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आप आसानी से कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। यदि दो संख्याएं, तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जल्दी से कर दो, फिर हम आगे की प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है दो संख्या 30% और 40% के बराबर है। उन दोनों संख्याओं का योग 25% है, 420 के बराबर है। तदनुसार उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। तो स्टार्ट करिएगा जल्दी से और 1 मिनट रुकिएगा बस। तो देखते हैं सवाल किस तरह से आपका जवाब यहां पर प्रदर्शित होता है। देखो, एक संख्या का 30%, चलो जी कोई संख्या हमने मानी कि वो संख्या 30% है, x, चलो हमने a माना, a संख्या का 30%। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, जिससे कि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। थोड़ा येलो कलर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमिस्टिक हो सकता है। नाउ इट वुड बी ओके। 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, ठीक है। उसने कहा उन दोनों का योगफल 25%, जो 420 के बराबर है। नहीं, a प्लस बी जो है वो कितना है, वो a प्लस बी का 25%, वो 420 के बराबर है। अब देखो दो इक्वेशन आपके सामने मिली। शिवम जल्दी से कोशिश करिएगा क्वेश्चन को करने की। एक संख्या का 30% है, मैंने तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं a अपॉन बी का वैल्यू यहां से फाइंड आउट करूं तो आराम से निकाल सकता हूं ना। इसको इधर भेज दिया तो क्या बना, a अपॉन बी इज इक्वल टू व्हाट, 40/30, यानी 4/3। तो a अपॉन बी की वैल्यू 4/3 है। इसको देखें तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपने कहा 25% है तो 25/100, तो 420 गुणा 100/25, तो 25 चौका 100, तो 0 4 2 8 416 180। तो आपके सामने दो इक्वेशन यहाँ पर आ गई। इक्वेशन नंबर 1 हुई कि a अपॉन बी इज इक्वल टू 4/3, और दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, a प्लस बी बराबर 1680। अब देखो यहां पर आपके सामने दो कंडीशन आती है। या तो आप सिंपल करो कि a का वैल्यू निकालो यहां से और पुट कर दो, या यहां से a का वैल्यू निकालो इसमें पुट कर दो। दोनों ही सिचुएशन में आपको चीजें समझनी होंगी, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर मैं a अपॉन बी का वैल्यू यहां पुट करता हूं तो a अपॉन बी तो नहीं आएगा। तो मैंने देखा a इज इक्वल टू कितना होगा, 4/3b। तो मैं इसको यहां पुट कर दूं a की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3b प्लस का b बराबर 1680। या आप कह सकते हैं 4 3 7b बराबर 1680 गुणा 3। या आप कह सकते हैं b इज इक्वल टू वॉट, 7 का डिवाइड कर दें, 7 दूनी 14 बचे 4, 7 छंग 42, ठीक है। आंसर सी। तो 720 मुझे यहां पर आंसर अंजलि गुप्ता ने सबसे पहले दे दिया है। तरीका नंबर 1 ये था। तरीका नंबर 2 क्या था, आप यहां से भी कर सकते थे। आप इस वैल्यू को यहां से a का वैल्यू निकाल लेते या b का वैल्यू निकाल लेते, तो a इज इक्वल टू क्या होता, 1680 माइनस का a। तो आप यहां भी पुट कर सकते थे। तो आप अपनी तरीके से क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कर सकते हैं, चॉइस आपकी रहेगी। तो यहां पर 720 आया, बाकी सब लोग अपना आंसर क्या देते हैं, लेट्स सी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसने पूछा है दोनों का योग, क्वेश्चन सिंपल है। 25, देखो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्या आ सकता है कि 25% जो है वो 420 के बराबर है, तुम इसको 100% ना माने, वो उन दोनों के टोटल का 420, 25% 420 होगा। ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया है या फिर से समझाऊं अंजलि, क्लियर हुआ कि फिर से बताया जाए, ओके। नहीं था ये, ठीक है, ये फिर से बताया जाए। जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल तैयार हूं बताने के लिए, आप जैसे कहेंगे उस तरह से हम सवाल को शुरू कर देंगे, ओके। तो आपने सवाल का जवाब दे दिया है सी, और क्या कह देगा सवाल का जवाब, एक तो मिल गया है 420, बाकी सब लोग क्या कहते हैं। चलो अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो 720 आपने उत्तर दिया, वाई का वैल्यू या जो भी आप चाहें ए का वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, आगे बढ़े, एक और सवाल लिया जाए। तो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, ये रहा। 4 अभाज्य संख्याएं को आरोही क्रम में है, आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, उनमें प्रथम 3 का गुणनफल 455 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1729 है। तदनुसार उनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? अब याद रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन में आपको अभाज्य संख्याएं दी हैं, वो भी 4। तो मैंने माना चलो संख्याएं ए, बी, सी और डी हैं, लेकिन चारों अभाज्य हैं, ये भी नहीं पता कौन कौन सी हैं, है ना। तो उसने कहा कि उनमें से प्रथम 3, इन तीनों की मैं बात करता हूं, यानी ए गुणा बी गुणा सी बराबर 455 है, और अंतिम 3 का यानी इन तीनों का क्या है, बी गुणा सी गुणा डी, वो कितना है, वो 1729 है। अब क्या हुआ, अब सवाल ये कहता है आपसे कि उनमें सबसे बड़ी अभाज्य, देखो जब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निकालनी जाए तो आप दोनों में क्या देखते हैं, देखो बी इसमें भी कॉमन है, बी इसमें भी कॉमन है, सी इसमें भी कॉमन है, सी इसमें भी कॉमन है, तो आपको सीधा ए अपॉन डी निकल जाएगा, जो आपको आसानी से उत्तर देगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया, बी गुणा सी गुणा डी, ए गुणा बी गुणा सी, दैट इज 455 बटा 1729। क्लियर है? इसको डिवाइड करें तो ये 19, 5, इसको काटें तो ये कट गया आपका 19 बार, तो ये हुआ ए अपॉन डी इज इक्वल टू 5 बटा 19। तो आपको ए और डी का वैल्यू मिल गया। ए उसने पूछा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको आंसर मिला ए 5 है, डी 19 है, तो 19 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सवाल सॉल्व हो गया होगा। आगे बढ़े, एक और सवाल लेते हैं फिर। क्वेश्चन आपके सामने एक और है, 7960 2956 आगे प्लस, अच्छा ये बीच में माइनस कर लीजिएगा, ये माइनस है, इसको मैंने माइनस करना भूल गया हूँ, दैट इज माइनस 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028। अगर इनको सिंपल को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो इट्स इजी। कैसे? आपने कहा 7960 2956 4028, इनको एक साथ जोड़ लिया, 8 6 14, 6 और 2 5, 8 5 13 और 1 14, 9 और 9 18 और 1 19, 7 2 9 4 13 और 1 14, तो ये कुल मिलाकर आपको है 14,944। इसमें से आपको 8,050 घटाना था। कितना आसान सवाल था, 4 14 में से 5 गए 9, 8 और 14 में से 8 गए 6, तो 6,894 इज द राइट आंसर। क्लियर? सवाल भी आपको क्लियर हो? ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लिया जाता है फिर। तो यदि एक्स अक्ष पर ग्राफीय रूप से प्रदर्शित किए गए जाने वाले आंकड़े लाख में हैं, 1 5 2 1 2 7 और 3 -3, ये आंकड़े आपको दिए गए हैं, तो इनमें से इकाई को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त स्केल कौन सा होगा? बहुत सिंपल सा सवाल है। तो देखते हैं, आंकड़े आपको दिए गए हैं वाई एक्स पर, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है। कभी आप सोच रहे ग्राफ कैसे बना है, ग्राफ का क्वेश्चन है, और ग्राफ का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते। एक मिनट रुकिएगा, बार बार आवाज किसकी आ रही है, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको जरा सही कर लूँ आवाज को। आवाज किसकी बार बार आ रही है, एक मिनट रुकिएगा, वेट ए मिनट गाइस, टीम की आवाज बार बार आ रही है, इसको हटा देता हूँ। ओके, और चार्जर को मैं लगा देता हूँ। हाँ जी, तो ये सवाल आपके सामने था और आपने जवाब देने का पूरा प्रयास किया है। तो ये क्या है, और ये पॉइंट्स हैं सब ऐसे, अब इजी हो जाएगा। तो ये क्या है, लाख में आंकड़े 1.5 to 1.1 2.7 3.3 हैं। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा माप सबसे ज़्यादा अच्छा होगा किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। देखिए, इस सवाल को करने का तरीका बड़ा आसान है। आपने देखा आपके पास 1.5 लाख, 2.1 लाख, 2.7 लाख और 3.3 लाख में आंकड़े हैं।
तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें सबसे उपयुक्त कौन सा होगा, तो यानी उपयुक्त वो होगा अगर हमारा पूरा पूरा ग्राफ हमें बनाना है, पूरा ग्राफ हमें सही से करना है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम इनका एक ऐसा नंबर चूज करें जो सबको काट दे। तो आपने देखा 3 ऐसा नंबर है जो इनका कॉमन मल्टीपल है, बस 3 का मल्टीपल ही हो गया 30,000, क्योंकि आंकड़े लाख में थे, तो मैं स्केल 30,000 का मानूंगा तो ये सवाल मेरा एकदम इजीली हो जाएगा। ओके, डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी दोस्त को? ओके, बढ़ते हैं आगे, अभी क्लियर हो गया होगा सबको, वेरी गुड। नेक्स्ट, 42.50 प्लस रुपीज 63.55 का मान ज्ञात कीजिए। आपको 42.50 और 63 रुपये 55 का मान ज्ञात करना है। 106 रुपये 5 पैसा, 105 रुपये 6 पैसे, 106 रुपये 50 पैसे, या फिर 105 रुपये 60 पैसे। ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। सवाल सामने, जवाब सामने, उत्तर भी सामने, बस उत्तर देना है आपको। देखिए सिंपल थ्योरी है, इस पैसे वैसे के जोड़ दो, जोड़ देते हो आप। 63.55, 5 5 और 5 10 हासिल लगा, 1 3 2 5 और 1 6 6 और 4 10, 106 रुपये 5 पैसा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? कोई बोल्ड भी हो रहा था तो उत्तर समझ में आ गया होगा। चलो एक और बढ़ते हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं हम सवालों की तरफ, उत्तर बड़े मंदे मिल रहे हैं आपको। लेकिन एक अध्यापक, चलो कुछ पेडागोगी के क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, ओके। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल्स को सभी संभव आयताकार व्यूह में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? क्षेत्रफल परिमाप आयतन, 2 क्षेत्रफल आयतन लंबाई, 3 आयतन क्षेत्रफल लंबाई, डी क्षेत्रफल गुणनखंड और परिमाप। तो इस सवाल को समझने के लिए बड़ी आसानी से आप एक काम कर सकते हैं, क्या कि अगर हम आपसे बात करते हैं एक अध्यापक को 4 का बच्चा है, 25 टाइल को संभव आयताकार व्यू में व्यवस्थित करना है, तो देखिए यहां पर एक वर्ड लिखा है आयतन। तो याद रखिए अगर आप आयताकार चीजों की बात करते हैं तो आयताकार का कभी भी आयतन नहीं निकलता, क्योंकि आयतन हमेशा 3D शेप का होता है। आयतन हमेशा त्रिविमीय आकृतियों को होता है, जिसमें आप बात करते हैं बेलन, शंकु, घन, घनाभ, छिन्नक, फ्रस्टम जिसको बोलते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। तो यानी जहां पर आयतन है तो आयताकार टाइल्स को लगाने से बालक को कभी भी आयतन का पता नहीं लगेगा। हाँ, वो क्षेत्रफल निकाल सकता है, जिसने टाइल लगाई 5 × 5 के हिसाब से, 5 ऐसे 5 ऐसे, तो उसे लगा 25 मीटर स्क्वायर इसका, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया हो गया। 25 के फैक्टर क्या होते हैं? 5 5। परिमाप निकाल सकता है ना, जब 5 5 की टाइल हो गई तो 5 ऐसे था, 5 ऐसे था, तो 5 ऐसे 5 ऐसे, सबको जोड़ सकता है, वो 20 लिख देगा। तो राइट ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? वेरी गुड। तो आयताकार आयतन की हम बात कर रहे हैं और आपको जवाब मिला है ये वाला। ओके ग्रेट, आगे बढ़े, एक और सवाल लिया जाए फिर तो। वन मोर क्वेश्चन, आर यू रेडी? ओके, तो बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल आपके सामने हम रखते हैं और जानते हैं इस नए सवाल में आपका जवाब क्या होगा। ओके लेट्स स्टार्ट। एक और सवाल, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? इनमें से कौन सा है जो गणित हल करने के कौशल में गिना जाता है? एक, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना या प्रतिरूप देखना, कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना, प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, या चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मैथमेटिक्स हैव क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स? टू थिंक, टू यूज वेरिएबल एट लुक एट पैटर्न, या टू मेमोराइज, guessing test, drawing, drawing, trial and error method, drawing और memorize, drawing, backtracking और
दैट इज रोट लर्निंग। तो देखिए, आप सभी जानते हैं, अगर मैं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बात करूं, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग रट लेना एनसीएफ मना करता है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग कंठस्थ करना मना है, कंठस्थ करना मना है। तो करना क्या है जरूरी, बालक लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग का प्रयोग करें, चर का प्रयोग करें और प्रतिरूप को देखें, यानी पैटर्न को यूज करें। बिल्कुल सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वेरी नाइस। एक और सवाल फिर तो ये रहा, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह कौन से हैं? एक, ज्यामिति चिंतन, भिन्न, संख्या की संकल्पना या स्थानीय मान। इनमें से वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वो कौन से हैं? ज्यामिति चिंतन है, भिन्न है, संख्या की संकल्पना है या स्थानीय मान है? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। देखिए, वॉन हेले के बारे में मैंने पहले भी बताया है, फिर बता देता हूं। वॉन हेले जो थे वो नीदरलैंड के थे। 1957 में, यानी हमारे भारत की स्वतंत्रता क्रांति हुई थी 1857 में, 1957 उसके सीधे 100 साल बाद इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की जिसका नाम था ज्यामिति चिंतन के स्तर। यानी बालक ज्यामिति के पढ़ने के लिए कौन कौन से लेवल से गुजरता है। तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी में, अपनी इस डिसर्टेशन में, अपनी इस थीसिस में बालकों के ज्यामिति सीखने के 5 लेवल का वर्णन किया, जो लेवल नंबर 0 से लेकर के लेवल नंबर 4 तक थे। मैं लिख देता हूं। लेवल नंबर 0 था मानसिक चित्रण, चाक्षुषीकरण इसको बोल देते हैं, अंग्रेजी में इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। दूसरा लेवल था जिसको लेवल नंबर 1 बोलते हैं, विश्लेषण। यानी थर्ड लेवल, यानी लेवल नंबर 2 था अनौपचारिक निगमन। एक सवाल हमेशा एग्जामिनेशन में इससे आया है। लेवल नंबर 3 था, जो स्टेप नंबर 4 था, जिसको औपचारिक निगमन बोला जाता है। और लेवल नंबर 4 जो अंतिम लेवल था उसको बोल देते हैं दृढ़ता, जिसको अंग्रेजी में रिगर के नाम से जानते हैं। तो ये टोटल लेवल थे। मानसिक चित्रण पर बालक चीजों को विजुअलाइज करता है, चीजों को देखता है, उनकी इमेज सेट करता है माइंड में और आगे बढ़ता है। वहीं विश्लेषण में बालक क्या करता है? विश्लेषण में बालक उन चीजों का असली नाम और बेसिक प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करना शुरू कर देता है। अनौपचारिक अनुमान में बालक उस एक पर्टिकुलर शेप की डीप प्रॉपर्टीज को समझ जाता है, और औपचारिक अनुमान में बालक 2 विभिन्न आकृतियों के बीच में सहसंबंध स्थापित करना शुरू कर देता है। और दृढ़ता का मतलब है जब बालक अपनी स्वयं की आकृतियां बनाना शुरू कर देता है, स्वयं से वो अपनी आकृति डेवलप करना पड़ता है। क्वेश्चन पड़ेगा, अपनी आकृति बनाना शुरू कर देगा। कक्षा 1 से लेकर 5 तक, यानी प्राइमरी लेवल पर ये लेवल हैं सामने चलते हैं, इन्हीं को पढ़ाया जाता है। लेवल 0, 1, 2 जो प्राइमरी लेवल पर होते हैं। ठीक है ना? प्रिया पूजा जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? आगे बढ़े, एक और सवाल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? एक, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित होने वाला होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, या फिर कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। इनमें से आप कौन से सवाल का जवाब चूज करना पसंद करेंगे? लेट्स सी। जवाब देने की होड़ मैं बता देता हूं। देखिए, कठोरता देने वाला नहीं होना चाहिए। बालक की संकल्पनाओं में कठोरता नहीं होनी चाहिए। बालक को तो संकल्पनाएं आसान, यानी आसान से कठिन की तरफ, जटिल की तरफ चलना चाहिए। और छात्रों को प्रगामी गणित की, यानी कि आप बच्चों को आने वाले भविष्य में जो क्लास आएगी उसकी गणित की तैयारी करा रहे हैं। फीवर ध्यान रखिएगा अपना। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों के संबंधित होना चाहिए। नहीं, जो बच्चे हैं, ये एनसीएफ कहता है हमेशा, एनसीएफ हमेशा कहता है
कि जो छात्र हैं उनके डेली लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए और कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। यानी जो आप पढ़ा रहे हैं उस ज्ञान पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, बच्चों को अदर देन दैट बाहर निकलकर सोचना चाहिए, तो ये काम करता है, अदरवाइज ये दिक्कत करता है। ओके, बात समझ में आ गई? बढ़िया, तो आगे बढ़ें। एक और सवाल फिर आपके सामने, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 में 0.2 की बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? इनमें से कौन सा अधिगम साधन उचित है ये आपको बताना है। संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर, डाइंस ब्लॉक या टेलर का गिनतारा, इनमें से कौन सा सबसे है? जब आप इस बारे में बात करेंगे कि हमें गुणा दिखानी है बच्चों को, 0.3 गुणा 0.2 बराबर 0.6 होता है, इसको समझाना है। तो मैं बता देता हूं, देखिए, संख्या चार्ट ऑलवेज यूज टू प्रेजेंट द नंबर्स फॉर्मेशन, कि नंबर संख्या कैसे चलती है। डाइंस ब्लॉक एक छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं जिन ब्लॉक को बच्चा खेल खेल में जोड़ता है और वो मैक्सिमम एक ब्लॉक में 10, एक पूरे इस कॉलम में 10 ब्लॉक लगा सकता है। ये 10 ब्लॉक्स लगाने के बाद उसका एक ब्लॉक पूरा हो जाता है जो 10 का होता है। 2 को जोड़ देगा तो वो 100 में कन्वर्ट हो जाता है, 3 को जोड़ देगा तो वो 1000 में कन्वर्ट हो जाता है। तो डाइनिस ब्लॉक से बालक अपनी संकल्पना और गिनती को मजबूत करता है और गिनना सीखता है। टेलर का गिनतारा जो होता है वो गिनतारा से थोड़ा सा अलग होता है और एडवांस होता है। इस गिनतारे में आप दशमलव की कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक लेवल पर ये बहुत टफ पड़ जाता है। तो बालक को कैसे समझाएं? बालक को हम यूज करते हैं ग्राफ पेपर। कई बार एग्जाम में ग्राफ पेपर की जगह ग्रिड पेपर भी लिखा आ जाएगा, तो ग्रिड पेपर का भी वही मतलब है। मैं समझा देता हूँ कैसे। मैंने 10x10 का ग्रिड पेपर बनाता हूँ, इधर बना देता हूँ, इधर दिख रहा है ना, मैंने 10x10 का ग्रिड पेपर बनाया। ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं 10x10 का बनाऊंगा तो माने 10x10 खाने हैं इसके अंदर। ओके, हालांकि मेरे पास स्किल नहीं है सीधा बनाने का, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ सीधा खिंच जाए। तो ये आप मान के चलेंगे, अभी मैं 10x10 तो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये 10x10 का आप मान के चलेंगे, 10x10 का है। तो अगर बालक 3 की गुणा 2 में करता है तो ये 0.1 का खाना 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 अप टू 1, तो ये 10x10 का ग्रिड पेपर है। ऐसे ही इधर होता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो बालक को 3 की गुणा करनी, तो 3 नंबर यहाँ से सेलेक्ट करेगा, 3 खानों को, और इनको ऐसे काटेगा। एक बार ये काटा, फिर ये काट दिया, ओके। तो वो इनको ऐसे घेरेगा, काट काट के ऐसे। इधर 3 को काटे, इसको नहीं काटेगा, ठीक है। इधर फिर वो 2, इधर 2 को सिलेक्ट कर लेगा, ऐसे काटेगा, 2 खानों को काटेगा, ऐसे ऐसे। और उसको हम देखेंगे कि ऐसे कितने खाने 2 बार कटे, ठीक है ना। ऐसे कितने खाने थे जो 2 बार काट दिए उसने। अब समझ लो इस बात को, कैसे कितने खाने थे जो 2 बार कटे। ओके, इसने 3 इधर से काट लिए। आपने देखा कि यहां पर तो खाना सिंगल सिंगल ये कट रहा था, डबल कितने कटे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 खाने कटे कितनी बार, 2 बार, तो 0.2 अंक बाद लग जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट वे टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर टू द प्राइमरी क्लास, दैट इज ग्राफ पेपर या ग्रिड पेपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अगर हम गणित की बात करते हैं तो गणित के संबंध में सबसे सही कथन इनमें से कौन सा होगा? कोई गणित सीख सकता है, केवल गणित कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। देखिए, अगर मैं बात करता हूं गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए, हर कोई गणित सीख सकता है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग कहा गया है कि गणित हर कोई सीख सकता है, उसे बस सिखाने वाला होना चाहिए। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, एवरी कैन लर्न द मैथमेटिक्स, बस उसको समझाने वाला होना चाहिए। गणित केवल कठोर नहीं, ऐसा नहीं कि केवल कठोर अभ्यास से सीखा, गणित नॉर्मल अभ्यास से भी सीखा जा सकता है। कठोर सीखने के लिए कठोर अभ्यास करने पड़ेंगे, नॉर्मल गणित आसानी से सीखा जा सकता है।
गणित पढ़ने के लिए कठिन शब्द है, विषय गलत है, और ये तो बिल्कुल ही गलत है। जेंडर बेसिस पे हो गया, लैंगिक पूर्वाग्रह कि आमतौर पर लड़कियां लड़कों से गणित में कमजोर होती हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। गणित में लड़कियां के बराबर होती हैं, तेज भी होती हैं, ठीक है ना। चलो, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया था। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया किस पर? व्याख्यान विधि के द्वारा, प्रयोगशाला विधि से, आगमन या निगमन। इनमें से कौन सा ऑप्शन आप सही समझते हैं? कि अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप सही समझते हैं? दैट इज द टास्क। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए शिक्षक ने शीट बांटी जिस पर 4 समकोण वाले 4 त्रिभुज खींचे गए थे और कहा कि इनके भी संबंध खोजो। देखिए, जब टीचर ने वो शीट बांट दी और उनको क्या बोला, इसका एनालिसिस करो और इनके लिए ये कैसे कोरिलेट कर रहे हैं ये बताओ, तो मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि वो एक नियम निकलवाना चाह रहे हैं उनसे कि वो कौन से नियम के आधार पर ये जुड़ रहे हैं आपस में, या इनके अंदर क्या भूमिकाएं हैं। तो यानी इस परिस्थिति में शिक्षक ने आगमन विधि का प्रयोग किया, क्योंकि बालक को त्रिभुज देने के बाद प्रयोगशाला में नहीं करेगा, प्रयोगशाला में संबंध नहीं खोजे जाते, विश्लेषण विधि होता तो वो सही हो जाता, क्योंकि विश्लेषण विधि में संबंध खोजने का काम किया जाता है। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, आगमन विधि। क्लियर है भैया? कोई प्रॉब्लम हो तो जहां प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। आगे बढ़े, एक और सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? यानी इनमें से कौन सा कथन है जो मानचित्र की संकल्पना के बारे में सही नहीं है? संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणा को जोड़ने वाले होते हैं और उनके लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। या फिर संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाए जाते हैं। आपको गलत बताना है तो मैं इसको अंग्रेजी में बता देता हूं। संकल्पना मानचित्र का होता है कंसेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप सुना होगा आपने नाम। अगर संकल्पना मानचित्र नहीं सुना, ये सवाल आया हुआ है टेट में या सी टेट में आया हो, किसी भी टेट में ये सवाल आया हुआ है। शायद सी टेट में आया है, ये यूपी टेट में, इन दोनों में से किसी एक में आया है। शायद यूपी टेट में आया हुआ सवाल है। तो संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। कंसेप्ट मैप क्या है? इनमें से आपको बताना है कि कंसेप्ट मैप, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, यानी वो हिरार्किकल नेचर होते हैं। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, नहीं जो कंसेप्ट मैप है वो पुरानी नॉलेज के साथ नए ज्ञान को भी इंप्लीमेंट करता है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधी अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंकों का संग्रह प्रस्तुत करते हैं, यानी जो आपने पढ़ा वो, जो आपने नया पढ़ा वो, उन दोनों को आपस में लिंक करने का काम करते हैं। या फिर संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्यों है डी? है आप कहेंगे सर डी हो सकता है, लेकिन डी नहीं है, क्योंकि संकल्पना मानचित्र शिक्षकों के द्वारा बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो एकदम सही, क्योंकि संकल्पना मानचित्र में कंसेप्ट केवल टीचर ही नहीं बना सकता। टीचर के साथ साथ स्टूडेंट, कोई दूसरा साथी, कोई मॉनिटर, कोई बच्चा, कोई भी अपना कंसेप्ट मैप बना सकता है। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला, ये गलत ऑप्शन है। उसने सत्य नहीं है यही पूछा, तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि संकल्पना मानचित्र केवल टीचर के द्वारा नहीं बनाया जाता है, वो बच्चों के द्वारा भी बनाया जा सकता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो राइट ऑप्शन था डी। आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल आपकी तरफ लेता हूं। फिर प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास, गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास। What do children learn in mathematics in primary classes? Is who should not be the focus of its assessment? Accuracy in answering mathematical problem, development of reasoning skills, understanding mathematical concept, development of mathematical language. इनमें से किससे नहीं सीखा जा सकता, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके,
क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए इस सवाल का मीनिंग है कि जब भी आप प्राथमिक कक्षाओं में सिखाते हैं बच्चों को, तो हमें आकलन इस बात पर नहीं करना चाहिए कि वो सवाल जवाब देने में कितना सटीक है। हो सकता है उसने उस एक्सरसाइज को रट भी लिया हो, उन सवालों को याद कर लिया हो। तो मेन फोकस होता है असेसमेंट का कि बालक ने तर्क में कुछ कौशल किया है कि नहीं किया है, वो गणित के कंसेप्ट को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये गणितीय भाषा का विकास यानी मैथमेटिक लैंग्वेज का जो उसका डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो रहा है। इन तीनों बातों पर फोकस किया जाता है, जबकि गणित में समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, इसके आकलन पर हम ध्यान नहीं देते जब प्राथमिक कक्षा में बच्चों को गणित पढ़ाते हैं। और यही रीजन है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक बच्चों को हम पास कर देते हैं, है ना। बिल्कुल बढ़िया जवाब है रंजना पांडे। मैं इधर आपके कमेंट देख लेता हूँ क्योंकि स्टूडियो में नहीं हूँ लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन है यहाँ पर सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन का, तो दैट्स वाई आई हैव टू टेक क्लास फ्रॉम माई रूम। ओके, एक और प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। एक, चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनन्य प्रदान करना या भाषा के माध्यम से समझना। ये अनन्य का मतलब होता है परसुन यानी उसको समझाना। तो राइट ऑप्शन क्या है, प्रारंभिक कक्षाओं में गणित अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका है। तो देखता हूं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। लेट्स सी। तो ये मैंने आपको बताया हुआ भी है, शायद आपको पता हो इस क्वेश्चन का मीनिंग। शायद मैंने आपको बताया था ELPS, एक ELPS अप्रोच मैंने बताया था जिसके अंतर्गत आप चीजों को समझते हैं और अनुभव कर लो इसको। इसको अनुभव कर देता हूँ, अनुभव को जब अच्छा रहेगा, अनुभव एक्सपीरियंस कर देते हैं इसको। ओके, एक्सपीरियंस, नाउ इट वुड बी बेटर। तो क्या होना चाहिए, पूजा मैं कहां से हूं, पूजा मैं बिलोंग करता हूं यूपी से। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। 1, 2, 3 और 4। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। तो देखो समझ लेना, मैंने बताया ELPS अप्रोच, जहां पर इसको याद रखिएगा हमेशा, एक बच्चा इसी अप्रोच के माध्यम से अपने आप को रिकवर करता है। तो मैं लिख देता हूं ELPS। ई मीन्स होता है एक्सपीरियंस, अनुभव प्रदान करना है। एल का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा से सीखना। फिर आता है P मीन्स पिक्चर्स और S मीन्स सिंबल। तो बालक का जो गणितीय अवधारणा का विकास होता है वो इस स्टेप के द्वारा होता है जिसको ELPS थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी ई का मतलब एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, लैंग्वेज का मतलब भाषा का विकास, गणितीय भाषा का, फिर पिक्चर मीन्स चित्रात्मक प्रेजेंट चित्र बनाना, और फिर सिंबल मीन्स प्रतीकात्मक संकेत या प्रतीक या संकेत। इन तरह से आपका पूरा विकास बच्चे का। अब लगा लो कौन सा सही है। सबसे पहले क्या है, अनुभव, तो यानी आप पहला नंबर थर्ड इसका आएगा। उसके बाद आएगी भाषा, फोर्थ आएगा। फिर आएगा चित्र यानी फर्स्ट, देन सेकेंड। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन ये कॉमा लगाना भूल गए हम। ये कॉमा है, ये यहाँ कॉमा नहीं लगा है, इसको कॉमा कर लीजिएगा। ओके, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड। होप से समझ में आ गया होगा ELPS थ्योरी आपको कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वेरी नाइस। तो अब आगे बढ़ें, एक और सवाल देखते हैं क्या जवाब मिलता है उसका। 1/5 भाग 1/5 का 1/5, 1/5 का 1/5 भाग 1/5।
क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है और आपको ये डिवाइड है ऐसे। चलो शुरू हो जाओ और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सिंपल है, देखो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास आपको पहले का को सॉल्व करना पड़ता है, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो हम का को सॉल्व कर देते हैं। तो 1/5 डिवाइड बाई 1/25, का मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं ना आप लोग, अपॉन 1/5 का 5 यानी 1/25 डिवाइड बाई 1/5। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 1/5 मल्टीप्लाई 25/1, इसको ऐसे कर सकते हैं 1/25 गुणा 5/1। अब देखो 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, ये क्या बना 5/1/1/5, और अंदर अंदर की गुणा होती है, बाहर बाहर की गुणा होती है। तो 5 गुणा 5/1 गुणा 1 बराबर 25/1। तो 25 विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दिया, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी इशू आपको होता है तो यू कैन रेज योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स, देन वी विल रेक्टिफाई इट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका सामने नया क्वेश्चन। दो संख्याओं का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में इस बार आपको मिल सकता है। तो बी प्रिपेयर, बी रेडी। डी होगा डी, गुंजन का कुछ प्रॉब्लम है, गुंजन इस सवाल डी नहीं होगा, दैट इज सी। हाँ बिल्कुल, अब सही किया आपने। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 8 और 1728 है, तदनुसार ऐसे अंकों के कुल कितने जोड़े बनेंगे? 2, 3, 4, 5। इस सवाल को मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करा देता हूं, क्योंकि ऐसे सवाल देखो, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, इसका मतलब क्या है? दो संख्या हमने माना ए और बी है, अब वो दोनों संख्याओं का अगर HCF 8 है, इसका मतलब वो दोनों 8 की मल्टीपल होंगी ना, क्योंकि अगर मैं कहूं 16 और 24 इनका HCF फॉर एग्जाम्पल 8 है, तो 8 दोनों का ही मल्टीपल हुआ ना, 8 दोनों को काटेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं सोचूं तो संख्या कुछ इस तरह से होंगी 8A और 8B। दो संख्या मैंने ए बी मानी क्योंकि वो में से उनका 8 है, तो मैंने कहा 8A इंटू 8B बराबर, अब आपको शायद पता हो कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF होता है, यही तो होता है। यानी आपने क्या देखा, 8A इंटू 8B बराबर 1728, या आप कह सकते हैं A इंटू बी इज इक्वल टू 1728 अपॉन 8 इंटू 8। तो 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8 और 8 6 48, फिर 8 से काट दें, 8 दूनी 16 और 8 7 56। तो A इंटू बी आपके सामने 27 यहां पर मिल जाता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? जब हो तो मुझे बता देना। इज इट क्लियर नाउ? यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो। अब 27 है, अब आपको पता था कि भाई दो संख्याओं का मल्टीपल 27 है, अब 27 के आपको जोड़े बनाने हैं। अब कैसे बनाओगे? एक मिनट रुकना, मैंने हाँ ओके, लघुत्तम समावर्तक था 8x8 भाई, मल्टीप्लाई होगी इनकी 8A 8B बराबर 8x। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं। तो आपने XY निकाला या AB निकाला, एक ही बात है। तो यहां पर आपको इस तरह से मिला। ओके, अब क्या करें? यानी उन दोनों की मल्टीप्लाई 27 है। अब क्या करें? अब कितने जोड़े बन सकते हैं उन संख्याओं के, जिन संख्याओं के बारे में हम ओके, एक मिनट रुकना, इसमें 8 तो रह गया भाई, क्योंकि LCM इंटू HCF होता है ना, तो LCM 1728 था, HCF 8 था, तो ये 8 से 8 कटेगा, 216 आएगा। तो यानी A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू, मैं 8 रखना भूल गया हूँ इसलिए मैं कह रहा कुछ गड़बड़ सी लग रही है, 216। तो A और B 216 है, यानी उन दोनों की गुणा 216, तो 216 के जोड़े बनाओगे। बस याद रखना उन दोनों का HCF कितना होना चाहिए? 8, और LCM 1728 होना चाहिए। तो मैंने देखा इसके जोड़े मैंने बनाए, एक तो बनेगा 1 इंटू 216, दूसरा मैंने इसका फैक्टर किया, 27 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर देता हूं तो 8 और 27, यही तो इसके दो जोड़े बने। बनने को तो और बन जाएंगे, 24
और 3 बन सकते हैं, लेकिन उससे हमारा ये कंडीशन वेरीफाई नहीं होगा। अब देखो, अगर मैं पुट करता हूँ इन वैल्यूज को, तो 8 ए का वैल्यू मैंने पुट किया 1 और बी का वैल्यू दिया 8, तो मुझे मिला 8 एकम 8 और 27 में 8 की गुणा कर 216 में, तो 1788। तो 8 और 1788 दोनों आ गए, बिल्कुल सही आया। 8 पुट करें तो 8 अट्ठे 64 और 8 में 70 216, तो ये भी मिल जाएगा आपको 64 और 216। इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा 8 और एलसीएम कितना आएगा 1728। तो जोड़े तो और भी बनेंगे, लेकिन आपको वो जोड़े निकालने हैं जिनसे आपका एलसीएम और एचसीएफ इतना आया। ओके, तो ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हुए, दैट इज 2। ओके, एक और सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 100 मजदूर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, इसी काम को 25 दिनों में समाप्त करने तो कितने मजदूर लगाने होंगे। सवाल आपके सामने है। 100 मजदूर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, इसी काम को 25 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे। तो ये सवाल भी मैंने आपको बताए हुए हैं। इन सवालों को कैसे करते हैं शायद आपको याद हो, हम यूज करते हैं एमडी, हम यूज करते हैं एमडीएच, असली मसाले सच सच, एमडीएच एमडीएच 2 बार लिख दो, जो है उसे रखो बाकी को हटा दो। तो M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2 होता है, जहां पर M मीन्स मैन यानी आदमी मजदूर, D मीन्स दिन, H मीन्स घंटे कितने काम करते हैं, घंटा तो यहाँ दिया नहीं है, तो हम घंटे को हटा देंगे तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा M1D1 बराबर M2D2। अब M1 कितने थे 100, D कितने थे 20, उसने पूछा M2 मैन कितने लगेंगे और D2 हो गया 25, तो क्या करें M2 इज इक्वल टू 100 गुणा 20 बटे 25, 25 चौका 100, आदमी कितने लगे, ये 0 छूट गया इसमें से, दैट इज 80। टोटल 80 मजदूर लगाने होंगे। 40 नहीं आएगा प्रियंका, इट्स 80 नॉट 40, इट्स 80। 40 दूनी 80 होते हैं ना, 20 चौका 80 होते हैं ना, इसलिए। ओके नाइस, आगे बढ़े, एक सवाल और लेते हैं। हाँ, अब सही किया आपने। 19th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि मैं 100 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदता हूं और 100 पुस्तक 110 में बेच देता हूं, तो मुझे प्रत्येक किताब पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। हाँ, सी कर दिएगा। यदि मैं 100 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदता हूं और 10 पुस्तक 110 रुपए में बेच देता हूं, तो मुझे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ये मुझे आपको बताना है। देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है आपके सामने, थोड़े से मुझे गड़बड़ लग रहे हैं ऑप्शन, ये परसेंटेज लिखा होगा यहाँ पर, हाँ कुछ गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है, चलो मैं सही कर देता हूँ इसको, डोंट वरी। सही है 10, ओके, जैसे परसेंटेज में लिखा है दोस्तों, परसेंटेज में लेना इसको। तो यहाँ पर देखो, अगर वो एक काम करता, अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ, वो एक छोटा सा काम करता तो क्वेश्चन आसानी से वो कर लेता। अगर वो कहता कि भाई मैं 100 किताब लाया 500 रुपए की, और वो 100 किताब मैंने 750 की बेच दी, समझो क्वेश्चन को। अगर वो ये बोलता कि मैं 100 बुक्स खरीद के लाया 500 रुपए की और मैंने 100 बुक बेच दी 750 रुपए की, तो मुझे कितना फायदा हुआ, तो आप सीधा सीधा बोल देंगे 250 रुपए का फायदा हुआ। ऐसा पता आपने क्यों कर डाला 1 सेकंड में, क्योंकि क्वांटिटी बराबर है, क्वांटिटी सेम, क्योंकि 100 लाया 100 बेच दी, लेकिन इस प्रश्न में क्वांटिटी सेम नहीं है, क्वांटिटी अलग अलग है, तो इस क्वांटिटी को बराबर कर ले, सवाल हो जाएगा। तो मैंने क्या काम किया, मैंने एक तरफ रुपए एक तरफ क्वांटिटी लिखी। वो 100 रुपए में 11 किताब लाया और 110 में 10 किताबें बेच दी, यही तो क्वेश्चन था, और तो कुछ नहीं था ना। ओके, हमने क्या काम किया, हमने क्वांटिटी बराबर करने के लिए ऊपर वाले में नीचे वाले की गुणा कर दी और नीचे वाले में ऊपर वाले की गुणा कर दी, तो कुछ नई रुपए और नई क्वांटिटी का निर्माण हुआ। रुपए कितने बने, 100 में 10 की गुणा करेंगे तो 1000, 110, 11 में 11 गुणा 121 और 110। अब क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया कि वो 110 किताब 1000 रुपए की खरीद के लाया और 110 किताब 1210 की बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ भाई, 1000 रुपए की खरीदी और 1210 की बेच दी, तो आपने कहा 210 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 210 का उसको प्रॉफिट हुआ है
कितने पर, 1000 रुपये पर, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 21% का उसको लाभ हुआ। समझ में आ गया सबको? तो ऐसे सवालों को ज़्यादा नहीं करना कि आप लगे रहो कि पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 100/11, विक्रय मूल्य बराबर 121 माइनस 100, ऐसे नहीं करना है। वो आपको बहुत टाइम टेकिंग होगा, तो वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन तो करना ही नहीं है, सिंपली क्वेश्चन करना है, इजीली आप हैंडल कर लेंगे। मेरे हिसाब से इस सवाल को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट। एक सवाल और लिया जाए फिर, तो वन मोर क्वेश्चन रहा। और कल सुबह दोस्तों 8 बजे भी क्लास होगा, 8 AM कल मेरा क्लास होगा, तो सुबह 8 बजे भी जुड़ सकते हैं क्लास में, यूट्यूब पर ही होगा, इसी चैनल पर, इसी जगह। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये है। चलो भी देख लेते हैं, आपका जवाब मिला 3 वर्ष और 5 वर्ष, लिख देता हूँ 3 वर्ष मिसिंग है, 3 वर्षों और अंतर जो दिया है आपके सामने है, 3 वर्षों 4 वर्षों का अंतर, साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है। अब आपको बताना है वह राशि कौन सी है। देखो सिंपल सी सोचो, थोड़ी सी बात सोचना, किसी राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज। अब देखो साधारण ब्याज का कंसेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करना। साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट होता है कि वो प्रत्येक वर्ष बराबर रहता, बदलता नहीं है। तो जनरली हम फॉर्मूला तो ये यूज करते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, लेकिन इससे तो हम बहुत लंबा क्वेश्चन करेंगे। मैं इसको चुटकी में बताता हूँ, विदाउट पेन आप कैसे कर सकते हैं। ये विदाउट पेन हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे आप क्या करेंगे, अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैं ब्याज की बात करता हूँ तो ब्याज रुपए में तो आप इससे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ब्याज को प्रतिशत में निकालने की बात हो तो क्या कर सकते हैं, सिंपल, वो होता है दर गुणा समय। तो आपको पूरा ब्याज प्रतिशत में प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मैंने 3 वर्ष का निकालना है ब्याज 5% की दर से, तो परसेंटेज में कितना हुआ, 5×3=15, तो 3 वर्षों का ब्याज कितना हुआ, 15%। उसने कहा 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 5×4=20%। बात समझ में आ गई? तो 3 वर्षों का ब्याज 15% है, 4 वर्षों का ब्याज 20% है, तो 1 साल का ब्याज कितना मिला, आपने कहा 5%। हालांकि अब 4 में से 3 घटा, यहाँ भी 5 ही आता, समझाने के लिए मैंने बताया, आगे वाले क्वेश्चन में कभी ऐसा ना आए। तो यानी 5% का वैल्यू कितना है, 42 रुपये है। तो 100% का वैल्यू आपको बताना है कितना है, क्योंकि वो तो वह राशि पूछा, राशि तो 100% होगी। तो आपने क्या काम किया, 42 × 100/5, 20×5=100, 840 रुपये होना चाहिए, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? समझ में आ गया भैया? कोई मेरा साथी जिसको समझ में ना आया हो तो बता दे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यस के नो? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें। ओके, तो एक और सवाल लेते हैं। 21वां प्रश्न आपके सामने। चित्र में ABAC 2 वैल्यूज दी हैं, तो मैं चित्र बना देता हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। AB बराबर एंगल ABC 90 डिग्री है, तो आपको BCD का मान बताना है। ओके, चित्र में इधर बना देता हूँ, चित्र नहीं बना है इसमें, ऐसे चित्र है। आपको चित्र बना के थोड़ी सी मैं हेल्प कर दूँ, जिससे कि आप इस चित्र के माध्यम से क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। ये ABC और यहाँ पर D है, ये कोण है 90 डिग्री का, क्योंकि ABC 90 डिग्री था ना। अब देखते हैं, अब देखो ABC आपके सामने कोण बना हुआ है, ABC में एंगल B 90 डिग्री है, मैंने बना दिया। AB और BC बराबर है, यानी ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया, यही तो होगा भाई, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब तो आपको आसानी से, अब आपको BCD ये वाला एंगल का मान बताना है। अब देखो समझने की कोशिश करना, सवाल कितना इजी है, आप इसको आसानी से कर लेंगे, कुछ भी नहीं मेहनत करना है इसमें। देखो अगर मैं बात करता हूं ABC, जब 2 भुजाएं उसकी बराबर मेरे सामने आ गई है ना, जो 2 भुजाएं मेरे सामने आ गई, इसमें से एक मिस है, इसको मैं 135 कर देता हूँ, अब ठीक हो जाएगा, है ना। तो क्या करें, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी जितनी भुजाएं बराबर होती हैं उसके उतने कोण बराबर होते हैं। एक कोण 90 का है,
और ये आधा लंबे, तो सामने वाले कोण दोनों बराबर हो गए ना, क्योंकि त्रिभुज का कोण तो 180 के होते हैं। तो 45 का ये बन गया, 45 का ये बन गया, क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। 45 का होगा तो 45 का ये होगा। अब एक लीनियर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कोण बताना है जिसमें इस वाले कोण की माप 45 डिग्री है। ये कोण कितने का होगा? आपने का टोटल 180 का लीनियर पेयर से इसमें से 45 घटा दिया तो क्या मिला? 135 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 210 नहीं होगा, पूछा, इट्स नॉट डी, इट्स 135। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग लिख गया था, इस वजह से हो सकता है प्रॉब्लम है, अदरवाइज क्वेश्चन ठीक है। 130 लिखा हुआ गलती से, वो 135 है। ओके, तो एक और लिया जाए, तैयार हो? वन मोर। यहां दिया गया ग्राफिक समान गति से चलती हुई एक बस के द्वारा अनुसरण किए गए पथ को दर्शाता है। ठीक है ना, आप इसको सरल पथ कह सकते हैं, ज्यादा ही हिंदी लिख गई है। सरल पथ को दर्शाता है, सीधी रेखा को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए, उत्तर दीजिए, बस की चाल कितनी है। तो बड़ा आसान सवाल है, इसको आसानी से कर लेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी सवाल करने में, ऐसा मुझे उम्मीद है। देखो कैसे हुआ। दिया गया ग्राफ एक समान गति से चलती हुई बस द्वारा अनुसरण किए गए पथ को दर्शाता है। यानी ये समय दिया है घंटों में और ये दूरी दी है किलोमीटर में। समय दिया है घंटों में, दूरी दी है किलोमीटर में। अब देखें, यानी जब वो 1 घंटा चला तो उसने 6 किलोमीटर की दूरी कवर की। जब वो 2 घंटे चला, बिल्कुल सही रंजना, जब वो 2 घंटे चला तो उसने 12 किलोमीटर की दूरी तय की। ये लिखा हुआ है क्योंकि पहले एक्स एक्सिस ज्यादा है, इसको शो कर रहा है, एक्स एक्सिस शो कर रहा है समय, घंटे को। अगर हम बात करते हैं 3 का 3 18, 4 24, 5 30, यानी हमने क्या देखा, अगर मैं गति निकालूं तो क्या होता है गति? दूरी बटे समय। चाल यही तो होती है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, हर जगह वही होगा। देखो अगर पहले से निकालोगे तो 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में चली तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना। दूसरे देखें, 12 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की, अब भी 6 किलोमीटर आया। आपने तीसरे से देखा तब भी 18/3 है। ये तो हुआ, बात समझ में आ गई? कितना आसान था। ग्राफ दिया, ग्राफ से सिर्फ आपको प्लॉट करना है और चीज़ों को समझना है, आपको आंसर आसानी से मिल जाए, कुछ मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, आगे बढ़े, वन मोर क्वेश्चन। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल में 1:4 है तो उनकी भुजाओं में अनुपात बताओ। 2 वर्ग दिए हुए हैं, 2 वर्गों के क्षेत्रफल में जो अनुपात है वो 1:4 है, तो उनकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा? If the ratio of the area of 2 squares is 1:4, so the ratio in their arm will be what? देख लेते हैं। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोलेंगे सर एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, आप इसको a² के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने पहले वाले का माना कि a1² होगा, दूसरे वाले का माना मैंने a2² होगा। उसने कहा अनुपात दिया, अनुपात क्या होता है? दोनों का डिवाइड, यानी a1/a2 का होल स्क्वायर कर दो सीधा, 1/4 है, क्योंकि a1 में यहां लिख देता हूं a1² मतलब तो वही है ना, दोनों का स्क्वायर एक साथ ले दिया, 1/4 है। यानी क्या समझ में आया? इसको उधर भेज दें तो क्या बनेगा? a1/a2 = 1/4 का वर्गमूल, यानी 1/2। यानी जो भुजाएं हैं a1/a2 बराबर 1/2 के अनुपात में है, यानी a1:a2 = 1:2। तो ये रेशो होना चाहिए 1 और 2 का, जो आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 में लिख दिया गया है। दिस इज ऑप्शन नंबर 1 और आपने इसको यहाँ लिख दिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो एक और क्वेश्चन लेता हूँ जल्दी से। एक वर्गाकार मैदान की परिधि 160 मीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। और देखो परिधि के बारे में बात हो रही है, एक वर्गाकार मैदान की जो परिधि है वो 160 मीटर है। कोई बात नहीं है, बना लेते हैं वर्गाकार मैदान। ये वर्गाकार मैदान है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं वर्गाकार मैदान की। उसका जो परिधि है, परिधि के परिमाप, परिमाप क्या होता है 4a, वो 160 दिया है, तो a कितना हो जाएगा? आपने कहा 160 में 4 का भाग कर दो, 40, यानी उसकी एक भुजा 40 मीटर की है, प्रत्येक भुजा 40 मीटर की होगी। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल तो आप जानते हैं वर्ग का, अभी मैंने बताया था, दैट इज a², भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है 40,
इसका वर्क कर दें तो 1600 मीटर स्क्वायर। देखो आराम से उत्तर आपके होते जा रहे हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है सवालों को करने में। चुटकियों वाले सवाल जैसा लग रहे हैं, चुटकियां हैं बजाओ और आंसर मिलते जा रहे हैं। ओके, तो एक और लेते हैं सवाल आपके समक्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर सवाल। एक कारखाने के 1000 निवासियों में 60% पुरुष हैं जिनमें 20% साक्षर हैं। तो यदि कुल 25% निवासी साक्षर हो तो कस्बे की कितनी महिलाएं साक्षर हैं, कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? हमने देखा टोटल निवासी 1000, 60 है परसेंट पुरुष, तो 60% निकालूं तो 600 तो हो गए पुरुष। जब 1000 में से 600 पुरुष हैं तो 1000 में से 600 निकाल दूं तो 400 हो गई स्त्रियां। ठीक है ना, ये महिलाएं। क्लियर? उसने कहा इन 600 में से 20% साक्षर हैं, 120 साक्षर पुरुष हैं, और कुल 25 यानी 1000 कुल थे ना, इनके 25% साक्षर हैं यानी 250। तो कुल मिलाकर आपने देखा टोटल निवासी जो पढ़े लिखे हैं वो 250 हैं, जबकि पुरुष 120 है। तो महिला कितनी साक्षर हुई? अगर मैं कुल में से महिलाओं पुरुषों की संख्या पढ़े लिखे वाले साक्षर की घटा दूं तो मुझे 130 मिलेगी, यानी 130 महिलाएं साक्षर हैं। सही है, 130 महिलाएं साक्षर हैं। कितने में से? 400 टोटल थी। तो आपने क्या काम किया, 130 का 400 परसेंटेज निकाला। तो 4 तिया 12 बचा 1, 0, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20। तो 32.5% कुल महिलाएं साक्षर होंगी। आसान सवाल था, इजीली मैनेजेबल था, आपने इसको इजीली समझ लिया, दैट्स वेरी नाइस। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो भाई लाइक करना मत भूलिएगा क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल सुबह मैं 8 बजे और शाम को फिर दोबारा से 5:30 बजे आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा नई प्रैक्टिस सेट लेकर के। तो तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। और जिन लोगों ने अभी तक प्लस नहीं लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। LKR लाइव मेरा रेफरल कोड है, अब इस कोड को यूज कर सकते हैं और पा सकते हैं डिस्काउंट 10% का। ओके, तो दीजिएगा इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।